नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर श्योर में। और स्वागत है आपका हमारे इस खास हेरिटेज वॉक टूर में, जहां हम आज आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के एक बेहद ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थल की सैर पर। एक ऐसी जगह जहां इतिहास की परतों में छिपे हैं कई अनकहे राज, भव्य वास्तुकला और दिल्ली सल्तनत दौर की कई यादें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली की एक ऐतिहासिक जगह पर, जो कभी एक शानदार किला हुआ करता था, लेकिन अब वो एक वीरान खंडहर में तब्दील हो चुका है। और आज लोग यहाँ किले से ज्यादा जिन्नों से मिलने आते हैं। चौंकिए मत, लोग यहाँ जिन्नों से मिलने आते हैं, जिन्नात से। लोग यहाँ आते हैं कुछ अपनी मुरादें लेकर, कुछ डर लेकर, और कुछ बस देखने कि क्या ये सब सच है। दीवारों पर चिट्ठियां चिपकी होती हैं, अगरबत्तियां जल रही होती हैं और हवा में अजीब सी शांति होती है, जैसे कोई देख रहा हो पर नजर नहीं आ रहा। कौन थे नन्हे मियां? क्या है हकीकत? क्या वो आज भी नजर आते हैं? हम सब बताएंगे, बस इस वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह कोटला किले की, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य साथ साथ चलते हैं। इस किले का निर्माण करवाया था दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान ने, नाम था फिरोज शाह। सन 1354 ईस्वी में फिरोज शाह ने इस किले को अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद के रूप में बसाया था। कहा जाता है कि इस शहर में सैकड़ों महल, मस्जिदें, बाग बगीचे और बावलियां थी, लेकिन आज इनमें से कुछ खास नहीं बचा है। बचा है तो सिर्फ एक किले का अवशेष, जो अब टूट चुकी दीवारों और वीरान रास्तों का गवाह है, और प्राचीन अशोक स्तंभ, जो आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। जहां पत्थर बिखरे हैं मगर हवाओं में अब भी कोई फुसफुसाता है। कभी राजा का किला था, आज जिन्नों का डेरा है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक हेरिटेज वॉक का आयोजन TGWG दिल्ली के समर्पित सदस्यों द्वारा किया गया है। इस ज्ञानवर्धक यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमान उन्नी कृष्णन जी, जिनके साथ TGWG के अन्य माननीय सदस्यगण भी शामिल हैं। और आज की इस ऐतिहासिक और धरोहर यात्रा के लिए विशेषज्ञ हैं जाने माने हेरिटेज वॉक एक्सपर्ट श्री चंद्रशेखर थम्पी जी। अब वो हमें इस जगह के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ओवर टू यू चंद्रशेखर जी। और इसको कहते हैं बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोनों चीज़ें कुछ हद तक सही हैं, कुछ हद तक गलत हैं। अब सही क्यों है? क्योंकि ये कोटला क्या था? कोट मतलब किला, कोटला मतलब छोटा किला। तो इसे मेरे ख्याल से कोटला नहीं कहते, इसे कुशक कहते थे। कुशक मीन्स पैलेस कॉम्प्लेक्स। और इसे फिरोज शाह ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक उसे हम बाद में कहने लगे थे, क्योंकि वो गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था। फिर ये इसको उस जमाने में इस पूरे एरिया को फिरोजाबाद कहते थे। ये एक पार्ट है, समझ लीजिए, ये किला हुआ या पैलेस हुआ, ये एक पार्ट है और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। कहते हैं कि इंदरपर्थ विलेज, जिसको आजकल हम लोग वो पुराना किला कहते हैं, वहां से लेके कुशक, दैट इज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ा हिंदू राव जो एरिया है, वहां तक कहते हैं फैला हुआ था। और उधर उस तरफ भी तुर्कमान गेट की तरफ, क्योंकि जहाँ रजिया का टूम है, वहां बुलबुली खाना वहां से फैला था, काफी बड़े उसमें फैला हुआ था। फिर आपको शायद याद ना हो, लेकिन आपने मेरे को ना, जब वो हम लोग जो चाणक्यपुरी में जो रेस्टोरेंट वहाँ मिले थे, आपने बोला दिल्ली के बारे में कोई ऐसी खास बात बताइए जो। तो दिल्ली के बारे में खास बात देखिए ना, दिल्ली के लोग जो हैं, मैंने उस टाइम आपको बताई थी, शायद आपको फिर याद हो, दिल्ली के लोग कोई ऐसा नहीं जो अपने आप को दिल्ली वाला कह सके, मतलब 5 पुश्त 6 पुश्त सीखे उसके बाद। शायद वो लोग, शायद सब कौन कह सकता, शायद गुज्जर जो यहाँ पहले रहते थे वो, क्योंकि लोग बसे। लेकिन दिल्ली में पत्थर है ना, वहीं रहे हैं। क्योंकि मेहरौली जब बनी थी, जब पहली दिल्ली बनी थी, उसमें ईंट पत्थर, ये वाले पत्थर सब लगे थे। फिर जब जैसे जैसे नए नए शहर बनते गए, वही पत्थर यहाँ से वहाँ आए। तो ये जो है, ये दिल्ली का काफी बाद का शहर है। 1354 के करीब बना है। इसके पहले मेहरौली बनी थी, जिसे किला राय पे थोड़ा भी कहते हैं। फिर सीरी बनी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी बनाई थी। फिर गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना बनाया था, जहाँ वो GK वीके बना हुआ है। और ये आ गया 5वां, ये मतलब फिरोजाबाद।
तो जहाँ पना की ईंटें पत्थर, सिरी की ईंट पत्थर, महरौली की ईंट पत्थर सबको यहाँ लाद के यहाँ ले आया गया था। तो जब बाद में शाहजहां ने पुरानी दिल्ली बनाई, जिसे आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, उस टाइम नई दिल्ली कहते थे, शाहजहां बनाया, तो यहाँ से जो ईंट पत्थर थे पहले पुराने किले में गए, फिर यहाँ से वहाँ चले गए। और ये कहते हैं कि जब रायसीना बना था, दैट इज जो जिसको न्यू दिल्ली कहते हैं, तो जो वहाँ के भी पुराने मॉन्यूमेंट से उसके ईंट पत्थर वहाँ भी यूज हुए। तो दिल्ली में लोग हालांकि आते रहे, लेकिन ईंट पत्थर यहाँ के सर्कुलेट होते गए, फिर मॉन्यूमेंट टू मॉन्यूमेंट। हर पत्थर नहीं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मतलब यहाँ भी महरौली का अवशेष होगा। तो एक तो दिल्ली की जो 7 सिटीज कहते हैं दिल्ली का, वो काउंट करेक्ट नहीं है, वो अंग्रेजों ने किसी के ज़माने में कहा था, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा और शहर बने। लेकिन हाँ ये बात है कि पत्थर यहाँ से वहाँ से होते रहे। दूसरा कि मैंने जैसे कहा कि ये फिरोजा कोटला नहीं है, इसे इस शहर को फिरोजाबाद कहते थे और इस कॉम्प्लेक्स कुशक कहते थे। और फिरोज तुगलक को फिरोज तुगलक नहीं फिरोज शाह कहते थे। तुगलक इसलिए कहते क्योंकि उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक आए थे। ये करीब 1353-54 की बात है, तब बना था ये। और ये खास बात है कि जिसको बनाया फिरोज शाह, ही इज अ लेजेंडरी बिल्डर। उन्होंने बहुत जगह बनाया, जैसे हिसार में हिसार फिरोजा, वो जो हिसार है हिसार फिरोज, तो फुल नेम हिसार फिरोजा था। जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, वो सारा इन्हीं का बनाया। फिर नहर निकाले थे बहुत इन्होंने, फिर बाग बगीचे बहुत बनाए। इन्हें शिकार का बहुत शौक था, तो इन्होंने शिकारगाह बनाया काफी। एक कुशक रोड है जो तीन मूर्ति के पास है, वो भी इसीलिए कि वहां भी एक कुशक है, कॉम्प्लेक्स सा है छोटा सा, हंटिंग लॉज समझ लीजिए। कुशक का मतलब पैलेस होना चाहिए, छोटा पैलेस कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग यहाँ से अंदर आए सन 1977-78 के वक्त या 75 से 70 के वक्त। ये यहाँ पे जिन्नों का भी काफी वो प्रचलन हुआ था कहानी। अगर आप यहाँ पे अगर 8-10 साल पहले आए होते या करीब 6 साल पहले भी आए थे, तो थर्सडे के थर्सडे आप देखते कि लोग यहाँ पे दिए जला रहे हैं, वो फिर अगरबत्ती जला रहे हैं, वो सारे जो अंदर खानों में खासकर जो आजकल बंद पड़ा है वहाँ सब। लेकिन अब मेरे ख्याल से ASI ने वो सब रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आप जाएंगे तो हर जगह पे ग्रिल लगे हुए हैं, जो मज़ा ख़राब कर देती वाकई में। मतलब एक्सेस होता था पहले, अच्छा लगता था इधर उधर जाना है। तो इसमें 2-3 चीज़ें, इसमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स वो है, पिलर है, लेकिन वो कहीं और से ला के यहाँ रखा है। हम लोग जैसे जैसे जाएंगे बात करेंगे। अब हम घुसते हैं यहाँ से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पैलेस में जाएंगे। आज की डेट में कुछ बचा नहीं हुआ है, लेकिन एक बात याद रखेंगे, जो फॉर्मेट है ना इसका, बाद में ये लाल किले में यूज हुआ था। कैसे कि आप लाल किले जाते हैं तो मेन गेट से घुसे आप, दैट इज ये लाहौरी गेट से घुसे, तो पहले अंदर मुड़े, फिर छत्ता चौक आता है जो कवर्ड है, उसके बाद खुली जगह आती है, उसके बाद नक्कार खाना आता है, उसके बाद दीवान आम आता है, उसके बाद फिर नदी से लग के जो दीवार पे सारे कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे दीवारें हल्की ऊंची हैं, नदी की तरफ बिल्कुल दीवार नहीं। कोई किसी को आना होता था नदी से तो वैसे ही पता चल जाता, अटैक नहीं होता। दैट इज नंबर। दूसरा ये फॉर्मेट जो है कि मतलब धीरे धीरे पब्लिक से प्राइवेट होते जाना, और दीवार के साथ लग के पैलेसेस, वो पहले यहाँ हुआ था, उसके बाद शायद वहाँ कॉपी हुआ था या इंस्पायर हुआ था। तो वहाँ भी आप जाएंगे, पहले खुली जगह, फिर छत्ता चौक, फिर जो ओपन एरिया है जहाँ पे पहले पानी होता था, फिर नक्कार खाना, फिर अंदर जाएंगे, फिर दीवान, फिर और अंदर जाएंगे तो और खास लोगों के लिए फिर पैलेसेस। तो एग्जैक्टली वो फॉर्मूला यहाँ भी है, मतलब ये पहले था उसके। और दूसरी चीज वहाँ पे थी कि वहाँ भी नदी की दीवार पे सारे महल बने हुए थे, यहाँ भी नदी की दीवार के पास सारे महल बने हुए हैं। एंड द कॉम्प्लेक्सेस, 3 कॉम्प्लेक्स हैं, वो तीनों इंटरकनेक्टेड है। वो मैंने फोटो भेजी, यहाँ पे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है, फोटो ड्राइंग्स की कनेक्टेड है। जब वहाँ पहुंचूंगा तो मैं बता दूंगा क्या देखना है आपको। चलते हैं, अंदर आए हैं। ये एरिया कवर्ड होता है, यहाँ पे मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, वो छत थी ना, वो छत गिर गई थी। अब आप देखें, उस तरफ देखें, लाइन जैसे बने हुए हैं, उसको लूप होल्स बोलते हैं इंग्लिश में। उससे वो जो तीरंदाज थे वो वहाँ खड़े होकर तीर मारते थे। तो जनरली बाहर से देखेंगे 2 लाइनें होंगी, एक जिसका इंक्लाइन ऐसे होगा और एक जिससे ऐसे होगा। पुराने किले में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो। ये इंक्लाइन में दूर मारने के लिए है, इस इंक्लाइन में पास मारने के लिए, ठीक है। वो आपको इस दीवार पे भी मिल जाएंगी। तो हो सकता है कि इसके 2 वजह हैं कि अब अंदर की तरफ क्यों है, मतलब तो बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ क्यों है। वो इसलिए शायद कि या तो ये वेटिंग एरिया था, तो यहाँ पे सब पब्लिक आती थी उन पर नज़र रखने के लिए। ये देखें ना, यहाँ पे हम लोग अभी इस वक्त ये यहाँ पे हैं, क्योंकि आपको इस साइड का वो मकान दिख जाएगा, वो छत, ये जो आप मार्कर देखिए, ये आपको दिख, ये ना, ये हम लोग अब यहाँ पे हैं, ठीक से, ठीक है ना, ये हम यहाँ पे हैं। तो इसमें क्या होता कि एक छत जैसी डली होती थी, अब तो नहीं है दोनों तरफ, और उसके ऊपर खड़े होकर लोग तीर मारते थे। ये क्यों है, क्यों तो अंदर की तरफ, किले के अंदर की तरफ कौन तीर मारता है। 2 इसके इंटरप्रिटेशन है मुझे, मतलब पहला कि यहाँ पे लोग आम लोग खड़े होते तो शायद उनके लिए, दूसरा कि ये स्ट्रक्चर शायद ये पहले आउटर वॉल होता होगा, ये स्ट्रक्चर बाद में बना होगा। ये
इसके लिए इतना फिट नहीं बैठता जितना उस तरफ के लिए फिट बैठता है। वहाँ पे मैं बताऊँगा, वहाँ पे ज़रूर ये बात है। लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे लोग जमा होते थे, शायद इसलिए इनको उनके ऊपर नज़र निगरानी रखने के लिए थी। एक साइड आप देखेंगे इसमें फ़ोटो में, एक साइड गायब ही हो चुका है क्योंकि विक्रम नगर बन गया है, और दूसरी साइड में वो विलिंगटन से फिरोशा कोटला स्टेडियम बन गया, तो काफ़ी टूट चुका है। मैं आज वहीं से घूमता हुआ आया था देखने के लिए कि कितना क्या बचा है क्या नहीं बचा है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे। पिछली बार मैं यहाँ पास आएंगे तो अब जैसे लोग दिखाते हैं यहाँ भूत है, जिन है, इसलिए खुशबू आती है, ऐसा नहीं। यहाँ अगरबत्ती लोबान वोबान जलता था। पास आएंगे तो आपको वाकई में खुशबू आएगी लेकिन ये वो अगरबत्ती और लोग पहले ना ये पूरा काला होता था, जैसे आप यहाँ देखें, पहले पूरी तरह डार्क। थोड़े साल पहले मैंने खुद देखा है। हाँ, तो यहाँ पे ना वो नन्हे मियाँ करके एक जिन है, उनकी इबादत होती है, उनकी पूजा होती है। अभी भी देखेंगे ये सारा वही है, दिए का है। पास आएंगे तो खुशबू है, लेकिन कोई कहते हैं अरे भूत है यहाँ पे इसलिए खुशबू आती है। कुछ नहीं है, अगरबत्ती लोबान वोबान जलाया जाता है इसलिए खुशबू आती है। हाँ, इत्र है, लोबान है, मतलब वही कह रहा हूँ कि इस हाँ क्या चीज़, हाँ सूट, वो सालों की, उससे सही बोल रहे हैं। और यहाँ भी देखिए ना, सब काला। ये एक ज़माने में जो था वो यहाँ पे काफ़ी वो होता था अगरबत्ती। और जो ऊपर जो कालिक है ना, मैं बता वो मुझे याद दिला दीजिएगा, ऊपर एक काला क्यों है? ये आग की वजह से नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा क्यों है। जैसे ये सब काले क्यों होते हैं, यहाँ पे काला क्यों, पत्थरों के बीच में काले क्यों है, वो काला क्यों है? जैसे ऐसे लग रहा है किसी ने ना उस पर हल्का टार डाल दिया हो, ऐसा क्यों है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जिन की, अब आप खोल के देखेंगे फ़ोटो, तो मैंने 2 उसमें वो भेजे हैं फ़ोटो जिसमें अलग अलग टाइप के जिन हैं। मैं बताता हूँ, 2 है ना, 3 है असल में, तीसरा दांत के, मैं बताता हूँ क्या है। तो जिन्न जो हैं, कहते हैं कि जो प्री इस्लामिक, मतलब इस्लाम के पहले के चीज़ों को जैसे इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये जिन्न दे से कम फ्रॉम स्मोक एंड फायर। जैसे इंसान क्ले का होता है, फरिश्ते या एंजल्स जो होते हैं वो लाइट के होते हैं। तो उससे जैसे क्ले लास्ट नहीं करता, ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, तो इंसान मर जाते हैं। जिन बिकॉज दे कम फ्रॉम स्मोक एंड फायर, उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफ जो है थोड़ी सी और बड़ी होती है। और एंजल्स दे कम फ्रॉम लाइट, जो हमेशा रहती है, ये कहा जाता है। और जिन की उम्र बहुत होती है, 6, 7, 800 साल। फिर वो बिकॉज दे आर मेड ऑफ स्मोक एंड फायर, दे कैन टेक एनी शेप। तो ऐसा कहा जाता है जिन्नों के बारे में। जिन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मतलब हमने तो बचपन में अलाउद्दीन वाला पढ़ा था कि जिन था जो दिया घसने पर निकलता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब और बहुत तरह के जिन्हें, वो जो 3 फोटो हैं उसमें मैंने भेजी है, उसमें अलग अलग शेप के हैं। एक टर्किश पेंटिंग भी है जिसमें दांत का दर्द है, वो दांत में छुपे हुए कीड़े और जिन करते हैं। तो उस तरह के भी जिन हैं, अलग अलग तरह के जिन भी हैं। अगर खेत में पानी नहीं आ रहा है तो एक जिन है जो पानी निकाल सके। ऐसी बहुत सारे जिन हैं। तो आगे कहानियाँ भी मैं आपको वो भी बताऊँगा। लेकिन ये जो है, ये नन्हे मियाँ करके एक जिन के लिए डेडिकेटेड था। आप पास आएंगे तो आपको खुशबू भी आएगी। हाँ बिल्कुल, वो लोबान, अगरबत्ती, इत्र, दिया सब, और ये जो रंग लगे ना तेल, तो ये वही है नन्हे मियाँ। अलग अलग एंट्रेंसेस है जाने के लिए। ये हम इस गेट से घुस रहे हैं दोबारा, क्योंकि हमारी किस्मत थोड़ी ठीक है, इसलिए आज ना गार्ड इतने सुबह होते नहीं। मैंने पिछली बार ये बताया, सुबह आएंगे तो आपको वहाँ जाने को कोई मना नहीं करेगा। अगर शाम को आएंगे तो वहाँ जाने के लोग मना करेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा घास, इतनी ऊंची घास है, सांप वाप भी हो सकता है, आई एम श्योर। क्या चीज? इसको बाग अंगूर कहा जाता है, मतलब फ़ोटो में। मैं आपको वैसे इसका कहानी बताता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए फ़ोटो बार बार देख रहा हूँ कि आपको लोकेट करके बता दूँ हम लोग कहाँ पे हैं। अब आप फ़ोटो में देखिए तो एक इसमें दिख रहा है कि बाग अंगूर, गार्डन ऑफ, लिखा है आपने? नहीं, कौन सा आप कौन सा फ़ोटो देख रहे हैं? ये और देख रहा हूँ। अरे नहीं, मैं ये देखा, हाँ ठीक है, ये भी देख लीजिए। ये ना गार्डन, नहीं ये भी ये देख लीजिए। ये फ़ोटो है आपके पास, ये वाली, ये आप भी भेजा होगा उन्हीं ने। हाँ, यहाँ एग्जैक्टली ये आपको दिख रहा है ना, ये सब दिख जाएगा। यहाँ पे गार्डन ऑफ ग्रेप्स लिखा हुआ है।
तो ये शायद खुली जगह थी। सो यहाँ पे एक अकाउंट है, एक वो है जिसमें कहते हैं कि 3 महलों, ये यहाँ जैसे हम अंदर जाएंगे तो 3 महलों में ये एरिया डिवाइडेड है। एक था महल सेहान गीली, मतलब गीली मिट्टी का बनाया सेहान, सेहान मतलब खुली जगह। देन एक महल छज्जा चौबिन, जिसका मतलब है कि जो वहाँ पे स्ट्रक्चर था वुड का था। और लास्ट है महल बारे आम, जो लोगों के लिए था। ये मैप में इस एरिया को, लेकिन मैं एग्जैक्टली एस्टैब्लिश नहीं कर पाया क्योंकि मैप में इस एरिया को कहते हैं गार्डन ऑफ ग्रेप्स, बाग अंगूर। अब हम अंदर के पैलेस की तरफ जाएंगे। जैसे तो मैंने कहा ना कि हर पैलेस में एक अलग सा वो किया हुआ है कि वहाँ से यहाँ, वो इसलिए है कि जैसे जैसे प्राइवेसी बढ़ती जाती है ना, तो ये 3 महलों की ये खासियत, हाँ 3 महलों की खासियत थी कि महल सेहान गीली जो थी, वहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक थे वो नोबिलिटी, प्रोमिनेंट लोगों, इनसे सब मिलते थे। महल छज्जा चौबिन में शायद अपने पर्सनल अटेंडेंस से मिलते थे। और महल बारे आम में जिसको पिटीशन देना होता था वो। सो पिटीशन से याद आया कि 1977 में इमरजेंसी ख़त्म हुई थी, 1975 to 77 इमरजेंसी चली थी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि तुर्कमान गेट और यहाँ सब इलाके से लोगों को हटा दिया गया था और रीसेटल कर दिया गया था। क्या क्या कि बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे, संजय गांधी वगैरह वगैरह। तो पहले उन्होंने सरकार को पिटीशन दिए होंगे, वो काम नहीं आया होगा। तो फिर यहाँ कहते हैं कि, एक मिनट यहाँ खड़ा रहता हूँ ताकि आपको सुनाई दे सके पीछे, यहाँ कहते हैं कि पिटीशन जिन्नों को भी दी गई थी। तो ये पिटीशन जो थी वो जैसे सरकार को देते उसी तरह देते थे कि मतलब एक कॉपी दे दी, एक ओरिजिनल एक कॉपी दे दी, साथ में आईडी प्रूफ भी लगा लिया। तो एक ज़माना होता था जब आप 2-3 चीज़ से पत्थर के वजह से सिक्के ठूसे हुए मिलते थे। दूसरा कि ये जो जहाँ गैप है जहाँ पे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे ना पिटीशन ऐसे कागज़ जैसे नॉर्मल पिटीशन होता है, एप्लीकेशन होता है कि एप्लीकेशन बाकायदा साइन करिए, एक साइक्लो स्टाइल कॉपी भी लगा दी, फिर अपना आईडी प्रूफ भी जो है लगा दिया कि भाई हमारी बात सुन लें। और लोग कहते थे कि सुने भी जाते थे। जो लोग यहाँ पार्टीशन में रहते थे, पार्टीशन के वक्त रहते थे, उनका कहना है कि उनके टाइम तो कुछ ऐसी होती नहीं थी जिन्नों की वर्शिप, बहुत बाद की बात है। लोग कहते हैं कि 77 में ना एक लट्टू शाह करके एक आदमी आए थे जो पहले टिकट विकेट ब्लैक करते थे और वहाँ रहते थे। और वो जब से यहाँ आए तब से उन्होंने जिन्न को देखा और तब से लोग जिन्न को देखने लगे हैं। ये भी हो सकता है कि जब मतलब उन्होंने जब लोगों को यहाँ से निकालने लगे, जब कोई किसी ने उनकी बात नहीं सुनी तो शायद उनको लगा कि हमारी बात कम से कम जिन्न सुन लेंगे, इसलिए भी लोग आने लगे थे। फिर हो सकता है कुछ हुआ हो, जैसे कोई किसी का बच्चा हो, बीमार हो, मतलब वो ठीक हो गया हो, फिर उन्होंने कहा कि जिन्नों की वजह से ठीक हुआ है, यहाँ लाए थे जिन्न लाए। होता है, मतलब इत्तेफाक की बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिन्होंने ठीक किया हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ठीक हो जाता है। मतलब कोविड में बहुत लोग थे जो ऐसे ही ठीक हो गए थे, बहुत लोग थे जिनको पता नहीं चला था कोविड हुआ और हो गया और ठीक भी हो गए। तो वही है कि फिर वो विश्वास बढ़ता गया। तो पहले थर्सडे आते थे लोग, तो यहाँ पे आपको कभी बिरयानी खिलाते थे, कभी पूरी हलवा बाहर रखा होता था। तो ये अब हम लोग इस तरफ जाएंगे तो मैप में ना 2 ऐसे एरिया दिखाएंगे आपके। हाँ जी बिल्कुल ले लीजिए आप। तो कोर्ट ऑफ क्या लिखा होगा, पब्लिक बारे आम करके लिखा होगा यहाँ पे। इसके बगल में एक एरिया ये दिख रहा है खुला हुआ ऐसे, आपके सबके मैप में ये एरिया दिख रहा है। ये है नहीं, ये एरिया है जो हो गया, ख़त्म हो गया है। 2 कोर्टयार्ड इधर। हाँ नहीं वो तो, हाँ ये जो है ना ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। ये वाला, हाँ ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये मकान आ गया, ये है ही नहीं। और ये लेटर, ये बाद में बना था और वैसे उखड़ गया ये राइट साइड, ये। तो हम लोग यहाँ पे हैं, ये ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बारे आम क्या जैसे बना होगा और यहाँ पे खास। अब सीधा जाएंगे तो वो मेन पैलेस है और इधर जो है जनाना साइड है और ये इधर। तो यहाँ पे बारे आम होता होगा इस तरफ पे। एग्जैक्टली लोकेशन वैसे ही पता नहीं चलता क्योंकि कोई दीवार है नहीं बची, कुछ नहीं बचा है। पर ये ज़रूर है कि वो मेन पैलेस कॉम्प्लेक्स था, उसको जनाना पैलेस कहते हैं। उधर जो है वो उनको भी नहीं पता, क्योंकि जब तक ये ड्राइंग बनी थी कंजेक्चरल तब तक ना वो ख़त्म ही हो चुके थे, सिर्फ दीवार बचे हुए थे। कम से कम ये ड्राइंग तो ब्रिटिश के टाइम बनी थी, ASI पेज ने बनाई थी। ये तो बाद में आया ना पार्टीशन के बाद, तो कम से कम दीवारें थी। वो इतने साल हो गए इसको, मतलब फिर एक तो वैसे ही ढह गया, दूसरा यहाँ हाँ नहीं तो अलग अलग गवर्नमेंट, मतलब वो एक तो ये 1354 से है ना ऐसे। तो उस टाइम किसने नहीं ध्यान दिया, वो वहाँ से उस टाइम से आप गिनने लगे किसने नहीं ध्यान दिया। तो अब इधर जाना है हमको। ये घास ऊंची नहीं है ये। अब अगर आप, मैं सॉरी बार बार मैप इसलिए दिखाना क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है कि आपको ऐसे बता सकूं। जो या ये मस्जिद साइड में जाएंगे तब तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। लेकिन अब आप देखें ये खुली जगह जो थी ना उसके बगल में आप अब यहाँ पे हैं और ये जनाना है, ये जनाना महल है। ये उस समय रेड फोर्ट मेरे हिसाब से
हाँ, रेड फोर्ट में कोने की तरफ ही था वो कहने के लिए, तो यूर राइट। तो वही है, तो ये है जनाना महल कहते हैं। यहाँ पे वो अब तो नहीं है शायद, लेकिन एक वो खूंटे टाइप के टंगे होते थे जहाँ से केज, परिंदों के लिए वो केजेस होते थे, फिर वो पिजन्स के लिए खांके बने होते थे छोटे छोटे, और नक्काशी मतलब प्लास्टर पे काम होता था। अब तो वो सब खत्म हो गया। कोइंसिडेंस कि रेड फोर्ट में भी एंटर करते हैं सामने पैलेसेस और ज़नाना। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि कोइंसिडेंस हो सकता है ये इसने मतलब इसने फॉर्मेट बनाया। मैं वही बता रहा था कि पब्लिक से धीरे धीरे प्राइवेट होते जाना और रिवर साइड में सारी चीज़ें होना। ये रेड फोर्ट में हूबहू ऐसा ही है, शायद वो यहीं से कॉपी किया हो। अच्छा, जैसे इतना बड़ा ज़नाना खाना बना दिया थे, नहीं, ये नहीं, वो है इस बिल्डिंग के लिए वो है ना। इसके अंदर छोटे-छोटे कमरे, क्या चीज़, छोटे-छोटे कमरे दिख रहे हैं। ये तो ये पिलर हॉल रहा होगा, ये पिलर का बेस है ये। यहाँ पे ना, हम यहाँ पे खड़े हैं। हम ये एरिया पिलर हॉल ये दिख रहा है ना, और जनाना ये रहा। ये जो आप देख रहे हैं ना, वो ये है, ये हम यहाँ खड़े हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं उसके नीचे। आप जा सकते हैं, लेकिन काफी बड़ा था, मतलब ये नहीं। हाँ बिल्कुल। और अगर आपको जाना चाहें तो जाएं, लेकिन इतने बड़े पेड़ हैं, घास वास है, सांप वाप हो सकता है, वरना वो ये सारी एरिया वो है। और फिर उधर यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो वो पैलेस कॉम्प्लेक्स है जो फ्लैट है एकदम, वो हम लोग मस्जिद के उस दूसरी दीवार से देख लेंगे उसको, ठीक है। तो ये जनाना था। तो ये अब फिरोज शाह तुगलक जो थे वो काफ़ी बड़े बिल्डर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिपेयर भी करवाई, काफ़ी वो भी करवाया। थोड़े से वो कंजर्वेटिव से भी थे। वो इसलिए भी थे क्योंकि देखिए, उनके पहले मोहम्मद बिन तुगलक आए थे। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक आए थे, और जैसे अलाउद्दीन खिलजी के वक्त से ही जो ब्यूरोक्रेसी थी, या जो नोबिलिटी कह लीजिए, जो सरकार चलाते थे, वो थोड़ी सी और प्लूरल हो गई थी। मतलब कि सिर्फ टर्क्स नहीं थे, उसमें हर तरह के लोग शामिल होते थे, फारसी भी थे, कोई इंडियन मुस्लिम्स भी थे। और धीरे धीरे इंडियन मुस्लिम्स, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम तक इंडियन मुस्लिम्स बिकेम वेरी प्रोमिनेंट। तो जो ट्रेडिशनल वो थे टर्क्स या इनके सपोर्टर जो थे, उनमें एक रोष सा हो गया था, गुस्सा सा हो गया था कि भाई ये इंडियन मुस्लिम्स आर सेकंड क्लास, या जो भी हमसे नीचे हैं, तो ये कैसे प्रोमिनेंस कर रहे हैं। पर सच बात तो ये है कि 100 साल हो गए थे टर्क्स को यहाँ इंडिया में आए हुए, 100 से ज़्यादा साल हो गए थे। अब ऑब्वियस था कि मतलब इतने टर्क्स तो आएंगे नहीं इंडिया में कि सबको रूल किया जा सके। तो यहाँ के लोग, तो एक तो वो थी, तो लोग तो काफ़ी कंजर्वेटिव लोग गुस्सा हो गए थे, तो उनको शांत करना था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में उनके खर्चे बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद मतलब कुछ नेगेटिव। अरे लोग बहादुर लोग हैं, कुछ वहाँ तक चले गए। अच्छा, ये यूट्यूबर होंगे पक्का। दोस्तों, वाकई में हमने आपके लिए रिस्क लेकर ये वीडियो बनाया है। हम वैसे जगह पे भी जा रहे हैं जहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो क्या होता है कि खर्चे काफ़ी हो गए थे, कैंपेन उनके चले थे, फिर कुछ स्टेप्स थे जो इनिशियली ठीक लगे थे दिमाग से, लेकिन निकले बेवकूफ़ी भरे। जैसे उन्होंने जो कॉपर के सिक्के छपवाए थे, या दिल्ली से दौलताबाद जो मूव कराया था, तो खर्च ऑलमोस्ट डिप्लीट हो गया था, ठीक है। तीसरा कि मतलब इनको लगा था, फिरोज शाह तुगलक को लगा था कि जनता में थोड़ा सा रोष है, ये है वो है, तो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू कंजर्वेटिज्म। तो उन्होंने, और ख़ास बात ये थी कि वो ही वॉज हाफ राजपूत हाफ मुस्लिम, फादर की तरफ से ही वॉज टर्क एंड फ्रॉम द मदर साइड ही वॉज राजपूत। तो ये सारी चीज़ें थी कि लोग कैसे एक्सेप्ट करें हाफ मुस्लिम रूलर को, तो ही हैज़ टू बी मोर कंजर्वेटिव। तो उन्होंने जिजिया वापस लाया था, जो जिजिया होता है। फिर ही डिड अ लॉट ऑफ वेलफेयर स्टेप्स फॉर कीपिंग मुस्लिम फैमिलीज इन माइंड। जैसे एक ब्यूरो था जहाँ पे अगर आपकी बेटी है जो शादी लायक है, आपके पास पैसे नहीं है, तो उसको फंड किया जाता था। जो फिर पुराने नोबिलिटी वाले थे, जो पुराने अफसर थे, ये वगैरह वगैरह, वो जब रिटायर होते थे तो उनके बेटे से उनको रिप्लेस किया जाता था। तो उससे थोड़ी क्वालिटी में ख़राबी आई। पहले मेरिट के बेसिस पे होता था, अब पुश्तैनी हो गया। फिर मतलब कई बार तो उन्होंने जो है, जैसे घोड़ा जो होता है, आप ना अगर सिपाही हो तो आपको अपना घोड़ा भी इंस्पेक्शन के लिए लाना पड़ता है कि मेरे पास एक घोड़ा है, इसके रख रखाव के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। ऐसे ही होता है फौज में, अब तो खैर नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे एक आदमी और एक घोड़ा समझिए सवार हो आप, तो घोड़ा आपको साथ में लाना पड़ता था। तो घोड़ा की इंस्पेक्शन होती थी, उस पर फिर वो लगता था मार्क की। एक आदमी ना, ऐसा ना हो कि एक ही घोड़ा और 15 लोग बार बार आके दिखा रहे, तो उस पर सिक्के के लगते थे। तो कई बार क्या हुआ था कि एक बार क्या हुआ था कि वो जो ऑफिसर था, उसने बगैर रिश्वत लिए घोड़ा पास करने से मना कर दिया था। तो कोई कंप्लेंट लेके आया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिश्वत के पैसे दिए थे कि भाई तुम उसको जाके ना पैसे दे दो ताकि वो तुम्हारा घोड़ा पास कर सके। तो कुछ ऐसे भी काम होते, क्वालिटी भी नीचे आई है, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी कहते हैं कि शांति या पीस था थोड़ी देर तक। कुछ अच्छे भी काम हुए हैं, कुछ ख़राब भी काम हुए, जैसे ही अटैक बंगाल, भुवनेश्वर, पुरी, यहाँ पे फिर ऊपर ये ज्वालामुखी टेम्पल। बट इनके टाइम पे ना बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेट हुए हैं फारसी में, म्यूज़िक के, आर्ट के ट्रांसलेट हुए हैं। तो फिरोज शाह जो थे, ही वॉज अ बिल्डर, दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट हिम। जैसे मैं मैप बार बार यहाँ तक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वरना कोई यही नहीं कि आपको पता चले कहाँ पे हैं। आपको पता चल गया आप कहाँ पे हैं, मैप देख लिया आपने, इधर का एरिया भी दिखाता है, लेकिन वो ये जनाना महल है, एंड दैट इज़ द मेन पैलेस करके। चलें वापस चलें,
जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कोई सवाल आपको कुछ पूछना हो? ये लोग कहाँ चले गए? एक्स्ट्रा केयरफुल, बहुत स्लिपरी है, आराम से आना। वेल्थ कहाँ से आई सारी? हाँ ओके सॉरी, सेकंड पहला मैं खुद बताता हूँ आपको कि मैंने बोला था कि ना आप मेरे को याद दिलाने कि काली काली जो चीज़ है ये क्यों है बिल्डिंग्स में। दिल्ली में हर बिल्डिंग मिल जाएगी, वो पूरी दीवार देखिए, वो मॉस्क की दीवार मिल जाएगी हर जगह। तो ह्यूमिडिटी नहीं, दिल्ली में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है जितनी और जगह पे है। दिल्ली तो बड़ा ड्राई हुआ करता था। हाँ 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 हाँ, ये बारिश के बाद से काई, अच्छा ठीक है। तो क्या होता था कि जो बिल्डिंग है, कोई भी प्लास्टर है, जैसे जोड़ने वाला प्लास्टर अलग होता है और ऊपर का प्लास्टर अलग होता है। जोड़ने वाले प्लास्टर में ऐसी चीज़ें लगती है रेजिनस सब्सटेंस की, जैसे पहले गिल आब बोलते थे, गिल मतलब क्ले एंड आब मतलब वाटर। फिर उसमें सुर्खी ब्रिक डस्ट लगता है, सुर्खी बोलते हैं चूरे, ब्रिक का चूरा। फिर उस पर कोई रेजिनस सब्सटेंस जैसे गोंद हुआ, बेल का पल्प हुआ, चने की दाल पिसी हुई, वो सब सारी चीज़ें डलती थी इसमें, भूसा वूसा सब डाल के बनाते थे। उसी तरह से प्लास्टरिंग में भी ऐसे ही जैविक पदार्थ लगते थे जो बाहर की प्लास्टरिंग होती है। तो जैसे जैसे आपने सही कहा ना, जैसे यहाँ पे काई लगती है ज़मीन पे, वैसे वो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। इसीलिए पहले क्या होता है कि प्लास्टर चढ़ा दिया, उसके बाद उसको खूब घसा तो एक हल्की ऑफ वाइट सी शाइन आती थी मार्बल की तरह। तो जिन तो नहीं है तो हाँ हाँ, अभी तक आ नहीं रहे, कहाँ चलेंगे पता नहीं। लेने दो। तो ये जैसे नॉर्मल जैसे ऐसे ज़मीन पे काई लगती है, वो वैसे ही ऑर्गेनिक, क्योंकि जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है उसमें बहुत, तो इसीलिए उसमें पटीना बोलते हैं इसको, एक हल्का सा ये आ जाता है। तो इसीलिए दिल्ली में बहुत गुंबद आप देखेंगे सब ऐसे काले काले हो रखे हैं और किसी ने रिपेयर नहीं किया, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग है और ये होना है। हर प्लास्टर जहाँ भी देखेंगे, ये प्लास्टर के बीच की बात है ना, प्लास्टर। चलें, वो लोग कहाँ हैं? जिन्नो बाहर आ जाओ। उसमें थे ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था ना कि पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ, तो पैसे, एक तो रेवेन्यू, जैसे हर चीज़ पर टैक्स लगता था, एग्रीकल्चर रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा था। फिर आपने कोई जगह कैप्चर कर ली पहली बार, तो वो लूटपाट कर ली, उसका तो आपके राज में आ गया, तब तो भाई आप वहाँ से टैक्स ही ले सकते हो। वरना कहीं से आपने बंगाल कैप्चर कर लिया, या उड़ीसा में आप हमला कर दिया आपने, या कांगड़ा चले गए हमला करने के लिए, दक्कन की तरफ चले गए, तो हमला किया तो पहली बार तो आप वहाँ से चीज़ें उठा के ही लाओगे। तो वो था बूटी, दैट इज़ उसको ये वॉर की बूटी बोलते, स्पॉइल्स ऑफ वॉर। दूसरा टैक्सेशन, कि हर चीज़ पर टैक्स लगता है, वो मैं आपको उस वाले किले में समझाने वाला। एरिया था इनके अंदर? देखिए, इनसे बड़ा तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास था, कि इधर पार्ट्स ऑफ सिंध भी उनके पास था और पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया भी उनके पास था, वारंगल सब, और इधर ईस्ट में भी था। लेकिन इनके वक्त तक, जब फिरोज शाह तुगलक के वक्त तक, साउथ ऑलमोस्ट इनके हाथ से निकल चुका था। दक्कन ईस्ट तो आ गया था, लेकिन साउथ इनके ऑलमोस्ट हाथ से निकल गया था। और जब ईस्ट से हमला करके पहली बार वापस आए थे, तो फिर वो वहाँ पे लोग फिर से वो जमा हो गए थे। ऊपर वो कांगड़े की तरफ इनका था, दे हैड गॉन अटैक्ड एंड वन। सिंध में थट्टा की तरफ इन्होंने कर लिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का दक्कन की तरफ जितना वो था, वो इनका नहीं था। फिरोज शाह From being a builder, otherwise he used to patronize painting schools and all that. अब पेंटिंग्स का ऐसा है ना कि नहीं, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। कांगड़ा में पेंटिंग्स वो कांगड़ा पेंटिंग्स थोड़ी बात की हैं। कांगड़ा पेंटिंग जो पहाड़ी पेंटिंग्स है, चाहे कांगड़ा ले लें चाहे बशोली ले लें, वो 17th 18th सेंचुरी, वो कहते हैं कि दैट इज मुगल स्कूल जो है उसका डिफ्यूजन इधर कांगड़ा में हुआ है, इधर राजपूत स्कूल इधर हुआ है, कहते हैं। और जो पुरानी पेंटिंग्स है, जैन के कुछ पेंटिंग मिलते हैं 12th 13th सेंचुरी के, उसके बाद जो फोलियो टाइप की पेंटिंग है वो मिलती है शायद 16th सेंचुरी में मालवा एरिया से। नहीं, वो पता नहीं ना, क्योंकि पेंटिंग्स तो अगर जब तक दीवार पे ना हो तब तक लास्ट नहीं करते। दिल्ली में दीवार पेंटिंग मतलब वो कम ही हो गई, मतलब इन द सेंस कि इट इज़ नॉट दैट देयर वाज नो पेंटिंग, सर्वाइव नहीं करी है। जैसे ऐसा नहीं है कि अशोक मौर्य के समय या उनसे पहले घर नहीं बनते थे, लेकिन लकड़ी के बनते होंगे तो इसलिए सर्वाइव नहीं किए। तो उसी तरह से जो चीज़ें सर्वाइव नहीं करी, कपड़े पे बनते होंगे, ऐसे मीडियम पे बनते होंगे जो सर्वाइव नहीं किए हों। सो फ्रेंड्स, अब हम उस पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। कहते हैं कि ये वो पार्ट है जहाँ पे जिन देखे जाते थे, इसी जगह पे जिन देखे जाते थे, यहीं पे जिन मिलते थे, और बाद में लोग यहीं पर आकर के जिन्नों की पूजा किया करते थे, धूप अगरबत्तियां ये जलाया करते थे। ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये बिल्कुल ये वही स्थान है दोस्तों। पत्तों पे बने, जैसे जैन के पत्तों। हाँ जी, दो स्मॉल क्वेश्चन है। एक तो इनका जो एरिया बता रहे थे, हाँ, ये फोर्ट उतनी दूर तक फैला था या सिटी फैली? ये आप फोर्ट नहीं है, ये कैपिटल है, वो सिटी फैली हुई थी। ये सॉरी कैपिटल कह रहा हूँ, ये पैलेस है, ये पैलेस है। जैसे आप देखें लाल किला किला है, फिर एक दीवार है जिसमें खूब सारे गेट थे, काबुली, अजमेरी, जो भी है सारा दिल्ली गेट। उसके ये रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट का लाहौरी गेट और दिल्ली गेट था। फिर ये उसके चारों तरफ दीवार ऐसे बनी होती थी। तो यहाँ अजमेरी गेट यहाँ पे है, तुर्कमान गेट यहाँ पे है, लाहौर गेट पहले यहाँ था, काबुली गेट, मोरी गेट, कश्मीरी गेट, वो शहर के गेट थे। ठीक उसी तरह से ये पैलेस समझ लीजिए इसको, और शहर इसके चारों तरफ था। लेकिन ये वॉल्ड सिटी नहीं थी, कहते हैं वॉल्ड सिटी थी, लेकिन हमें नहीं पता ना, क्योंकि वॉल्स नहीं है। नहीं बिकॉज नहीं, क्योंकि जो है जो डिस्क्रिप्शन इसमें अफीफ का है कि इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम इंद्रपथ टू जो कुछ, हाँ वो बाड़ा हिंदूराव नहीं कहते हैं, क्योंकि बाड़ा हिंदूराव जो हिंदूराव थे वो यहाँ पे शायद 1830s में ही आए थे,
ये 1820s में ही आए थे ग्वालियर से। तो उसके पहले इसको एक ये गवैन करके गांव होता था ये, तो यहाँ बना था। तो कहते हैं कि पूरा एरिया, तो ऑब्वियसली जब इतना एरिया है तो देयर मस्ट बी सम वॉल टू इट। जो 12th सेंचुरी या 13th सेंचुरी में इन्वेडर आए जैसे गेट तुगलक वगैरह, हाँ ये लोग साउथ तक चले गए थे या केवल नॉर्थ में ही? नहीं नहीं, अरे जो तुगलक के समय जो निज़ामुद्दीन में एक ग्रेव है खान जहान मकबूल तिलंगी की, तो वो ही वॉज अ जनरल इन द आर्मी ऑफ वारंगल। नहीं तो आप जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपना कैपिटल दौलताबाद शिफ्ट कर सकते हैं, जो कहते हैं उसके अंपायर के बीच में है, तो ऊपर जितनी वो है उतनी नीचे भी तो होगी। और ये वो तो छोड़िए, नॉट बिफोर तुगलक, एक्चुअली ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी's टाइम देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड मलिक काफूर हजार दिनारी, जो मदुरई तक शायद गए हैं, महाबार कहते हैं उसको, दैट वहाँ तक कैप्चर हुआ है इनका एरिया। बस ये है कि बहुत देर तक हो सकता है आप होल्ड नहीं किया कर पाए हों, लेकिन गए तो थे। बिलीफ पे है, कुछ लोग मानते हैं भगवान को भी, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग भूत प्रेत में मानते हैं, नहीं मानते हैं, आत्मा मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो कोई भी चीज़ जैसे जो बिलीफ वाली चीज़ है, उसको जो बिलीव करता है वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि है, जो नहीं बिलीव करता वो ये कहता है कि या तो नहीं है, या तो मैं नहीं मानता, या मैं नहीं जानता। ठीक है, ये फेथ बेस्ड है। ये तो हम उसको कुछ नहीं मानते। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, आप रिलीजन का भी वही है ना, रिलीजन भी फेथ बेस्ड है। अगर आप वो आपके ऊपर है ना, जैसे आपने दोस्तों की बात कही, तो आप एक के दोस्त हो, दूसरे के दोस्त क्यों नहीं हो सकता कि जिसके आप दोस्त हो वो आदमी अच्छा ना हो जिसके आप दोस्त नहीं, तो अच्छा बुरा तो हम मानेंगे ना। एग्जैक्टली, तो वही है, बस वही है। तो इसी अभी ये बता अभी फिर कहाँ है अभी लोग कहाँ हैं? आगे पीछे सब बावली है। नहीं वो तो बावली, हमको इधर जाना है। पहले खोला इसमें, हाँ यहाँ से। अब मैं आप ये वाला जो है ना कोने वाला, ये आपको किले तक ले जाएगा। हम लोग जो वहाँ पैलेस में आए ना, बस ये सीधा जाता है वहाँ तक। अच्छा, आप ऊपर जाएंगे मस्जिद से दिख जाएगा आपको क्लियरली। ये भी प्रैक्टिसिंग है ना। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे तो हमेशा से रहा है, इसमें कोई इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। अब नहीं, अब वहाँ से आज के एक और फोटो भेजा होगा उन्नी ने, रॉबर्ट स्मिथ की एक फोटो है शायद, एक पेंटिंग है वो, मैप नहीं। उसके बाद हाँ 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 है ना। तो हम लोग इस गेट से अंदर आए, ये मॉस्क का गेट हुआ ये यहाँ पे ना, ये इधर बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं। हाँ अभी अच्छा, हाँ ये ना, ये मस्जिद ये तो गेट है, क्योंकि ये फंक्शनल मॉस्क है, इसलिए आप चप्पल उतार के जाएंगे अंदर। चलिए आइए। जनाना महल वो रहा जो कोने में है दीवार के साथ, वो उधर वो वाला पूरा पैलेस कॉम्प्लेक्स है। हाँ, तो ये जुड़ा हुआ था यहाँ से ऐसे, तो ये पूरा जुड़ा हुआ था। देखिए ना नीचे पिलर, ये खंभों के सारे बेस हैं। तो लोग जैसे लेडीज जो थी वहाँ से इसके अंदर आती थी, तो लेडीज़ के लिए आने के लिए एक एंट्रेंस यहाँ से था, दीवार के अंदर से सीढ़ी है, एक यहाँ से भी है सीढ़ी नीचे की तरफ, और एक सीढ़ी वहाँ से थी, तो कनेक्टेड था ये। और अभी आज उन्नी ने एक फोटो, एक पेंटिंग भेजी होगी, उसमें दिखाया कि ये जो है ये मॉस्क भी उससे कनेक्टेड था, एक पुल था दोनों में। जो आज की जो पेंटिंग है, मैप नहीं पेंटिंग, उसमें उसमें पुल सीधा सीधा दिख रहा है। हम लोग ये इस गेट से हम लोग आए, इसी के नीचे सीढ़ियाँ थी। ये मॉस्क का गेटवे है। सीढ़ियाँ, जो सीढ़ी हम लोग चढ़ गए वो सीढ़ी बिल्डिंग है ना, लाट वाली बिल्डिंग में मॉस्क के पीछे पुल होता था। ये है ना। हाँ, और हम यहीं पे हमने इसके अंदर हमने चप्पल उतारा है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये वाला गुंबद, हमने चप्पल इसके अंदर उतारा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वहाँ हेलीपैड था क्या? नहीं हेलीपैड तो वज़ू खाना का है। हाँ, तो अब उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये मॉस्क थोड़ा सा अलग है, क्योंकि
नॉर्मल मॉस्क का एंट्रेंस जो होता है वो ईस्ट से होता है और दीवार जो होती है वेस्ट पे होती है। दीवार तो वेस्ट पे कि हाँ ईस्ट में नदी थी ना, तो यहाँ से एंट्रेंस नहीं था। अगर किसी को हाथ पैर धोने तो शायद नदी में वजू कर लेते थे। नदी ये यहाँ नहीं, हमने यहाँ नदी तो दूर रही होगी ना? नहीं यही है। नहीं, किले के बाहर रही होगी ना? तो हाँ किले के बाहर ही थी। हाँ किले के बाहर रही होगी तो मंदिर में, ये मस्जिद में तो किले के अंदर से आ रहा है ना प्रवेश करना? नहीं तो देखिए ना, आप ग्राउंड लेवल देखिए, हम लोग अब ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर है। कैसे हम लोग 2 लेवल ऊपर हैं, ठीक है। आप सबसे नीचे जाएंगे तो यू आर ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ द रिवर, ठीक है। तो अगर आपको वजू करना तो वहाँ, और ये प्राइवेट मॉस्क था, ये पब्लिक मॉस्क नहीं था ये। और ये जो बीच में बना है, बता रहा हूँ तो बीच में सबसे पहले तो लोगों ने कहा था कि ये वजू के लिए हो सकता है, क्योंकि नदी था तो कोई चीज़ रही होगी कुएं जैसी, तो नदी का पानी अंदर धीरे धीरे ऊपर तक आता है, फिर से द सेकेंड इज दैट, एक और था कि इट इज़ प्रॉब्ली नॉट दैट, ये हो सकता है वजू के लिए हो, लेकिन लोगों ने कहा कि 1745 करीब में भी याद नहीं डेट एग्जैक्टली, किसी ने कहा था कि ये इसमें पिलर्ड हॉल था, गोल था, जिसमें ऑक्टागोनल यानी कि 8 मुखी डोम बना हुआ था इसके ऊपर, और इसमें पिलर लगे हुए थे, और इसमें एक कार्विंग भी थी, एक पत्थर पे शिलालेख भी था, इंस्क्रिप्शन भी था मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के कि उन्होंने क्या क्या किया है। जैसे आपने कहा था ना, किसी ने पूछा था कि पैसे कैसे, रेवेन्यू कैसे आती थी, तो उन्होंने कहा था कि हर चीज़ पे टैक्स है आज की डेट में, फूल वाले से लेके फलाना ढिमका सब पे टैक्स है, तो मैं टैक्स के वो कम कर रहा हूँ। फिर किसानों से जो टैक्स लिया उसकी दर कम कर रहा हूँ। फिर जो है बड़ा मतलब बहुत क्रूअल पनिशमेंट्स दिए जाते थे कि हाथ काटना, पैर काटना, हाथों पे कोई भारी चीज़ से मार के हाथ वो कर देना, सर काटना, क्रूसीफाई दैट इज़ मतलब क्रॉस पे लटका देना, ये सारी चीज़ें जो है ये मैं बंद कर रहा हूँ। और ये लिखा था कि अब से ना जो यहाँ पे सभी दिल्ली के जितने शासक थे मेरे पहले के, जितने हुक्मरान थे, उनके नाम को मैं खुद में पढ़वाऊँगा यहाँ पे, ताकि उन पे मतलब ताकि उनको माफ़ किया जाए उनकी हरकतों के लिए। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में बहुत सारी ख़राब चीज़ें करी थी, बहुत लोगों के मतलब घर उजाड़े थे, तो मैंने उन सबसे माफ़ी मांगी है, और उनके जो माफ़ीनामे हैं जिन्होंने हमें माफ़ किया है, वो मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के कब्र जो है वहाँ पे रख दिया है। तो बेसिकली जैसे हर नेता कहता नहीं हम अच्छे थे, हमसे पहले वाला जो था वो उसी ने सारी बर्बाद कर दिया देश को, तो वही वाली हालत थी। तो यहाँ भी मोहम्मद फिरोज शाह ने यही कहा कि मेरे पहले जितने थे उन्होंने बर्बाद किया, मैं तो सुधार रहा हूँ। तो ये वही राजपाट वो होता है। ये मॉस्क ऐसा खुला नहीं था। अगर आप बेगमपुर गए हो या आपने निज़ामुद्दीन की जो काली मस्जिद है, काला मस्जिद, वो देखी हो, तो उसमें ना बीच का एरिया ओपन होता है, उसके बाद इधर मल्टीपल डोम्स होते हैं, बहुत सारे डोम्स थे। तो कंजेक्चर यही माना जाता है कि ये वैसे ही वाला था जैसे इसमें आप यहाँ भी देखेंगे। तो ये तुर्कमान गेट से घुसेंगे तो अंदर एक मस्जिद आती है, काला मस्जिद, जो उस ओरिजिनल शाह तुर्कमान की दरगाह के पास पड़ता है। मेन रोड पे तुर्कमान गेट सीधा जाएंगे तो पहले वो ना वो दुकानें जहाँ पे वो बनता बीड्स मिलते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक सीढ़ी चढ़ के ऊंचाई पे काला मस्जिद है, काला मस्जिद में बड़ी मस्जिद काला मस्जिद है। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे ओपन एरिया, और हाँ जैसे दरीबा कलां हुआ, खुर्द का ऑपोजिट, खुर्द छोटा, कलां मतलब बड़ा, तो उसको काली मस्जिद कहते हैं कि शायद अब काली होगी ना वो ये होता है। तो जैसे इधर भी देखिए दीवार पूरी काली हो रखी है ना, काई होगी ना, तो इसलिए उसको काफ़ी देर तक काली मस्जिद कहते थे। तो वहाँ भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मतलब मस्जिद, अब बेगमपुर मस्जिद का एरियल फोटो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे जो ऊपर डोम्स है, मल्टीपल डोम्स या, तो उसी तरह कहते हैं कि ये प्लान किया हुआ होगा। दिस इज़ दी वॉल, इसको मेहराब मीन्स आर्च सिंपली, ये किबला वॉल बोलते हैं इसको, क्योंकि मगरिब की तरफ है, वेस्ट की तरफ। तो यहाँ भी एक जिन्न की कहानी है कि दिल्ली में ना बहुत पहले 1705 में पैदा हुए थे शायद, एक रिफॉर्मर कह लीजिए, एक शाह वलीउल्लाह करके नाम से थे, शाह वलीउल्लाह दहलवी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि जो इस्लाम है इट शुड मतलब आज इट इज़ चेंज द लॉट, कि मतलब ये सूफियों के वहाँ दरगाह पे लोग जाते हैं। खुद ये क्या नाम, फिरोज शाह तुगलक हिमसेल्फ हैड प्रोहिबिटेड कि औरतें जो दरगाह पे जाएँ, ये सब ना हो। तो शाह वलीउल्लाह ने कहा था काफ़ी चीज़ें हो रखी हैं जो इस्लाम के जो मेन उसके खिलाफ है, तो ही हैड स्टार्टेड अ रिफॉर्म मूवमेंट टुवर्ड्स प्योर इस्लाम की तरफ, ठीक है। तो एक कहानी है प्रचलित। अब मैं बताऊं तो जिन जो हैं वो इस्लाम का हिस्सा भी हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं उनको नहीं मानते हैं जिन, मतलब इन द सेंस कि जिन की वर्शिप, क्योंकि यू कांट वही एग्जैक्टली। तो लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं लोग, आके दिए जलाते थे, फलाना वर्शिप, ठीक है ना। तो इस्लाम में तो इंसान भी है, वर्शिप की बात करें तो जिन का वर्शिप अलाउड नहीं है या तो कहते हैं कि एक दिन यहाँ पे शाह वलीउल्लाह इसी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे, तो सांप आया एक, और सांप आया तो उन्होंने देख के अपनी लाठी से सांप को मार दिया। ये कहानी है, ठीक है। तो सांप को उन्होंने अपनी लाठी से मार दिया। तो रात को क्या हुआ कि वो जिन जो हैं तो रात को सो रहे थे, तो उठे तो यहाँ आ गए, आँख खुली तो, क्योंकि जिन उनको यहाँ पकड़ के ले आए थे। क्योंकि क्या हुआ क्या, तो यहाँ पे जो है जिन्नों का वो था, क्या बोलते हैं, जो जिन्नों का राजा था, उसने कहा जाए, जिन्नों का मेन जिन था, जिन्नों का चीफ था, जिन्नों का राजा, उसने कहा कि जो वो तुमने मेरे बेटे को मारा है। तो शाह वलीउल्लाह ने कहा मुझे तो पता नहीं था कि बेटे को मारा है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने मेरे बेटे को मारा है। तो फिर शाह वलीउल्लाह ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने हदीस में कहा है कि अगर कोई नमाज अता कर रहा हो तो उसको कोई खतरनाक जानवर उसकी डिस्टर्ब करना है, उसको मार दिया जाता है।
तो फिर तो सबको पूछा जिन्हें आपने सुना ऐसा हदीस, तो लोगों ने कहा नहीं। फिर एक बहुत बूढ़े जिन्ना है तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैंने सुना है, मेरे सामने ही हुआ था कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि अगर कोई इबादत में खलल पैदा करता है, रोकता है, तो फिर उसको मार, मतलब कोई जानवर जैसा सांप वाप तो मार देना चाहिए। तो ठीक है। तो क्योंकि अब क्या है कि इस्लाम में मतलब जो कुछ लोग, देयर सम स्पेसिफिक पीपल जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को देखा है उनको शहादा बोलते हैं। जो जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं देखा, जिन्होंने शहादा को देखा उनको तबीन बोलते हैं। तो एक ही झटके में 1750 की बात होगी, तो करीब 1000 साल, इस्लाम के 1000 प्रॉफिट के मरने के भी 1000 साल से ज़्यादा के बाद शाह वलीउल्लाह की मुलाकात एक शहादा से हुई, जो मतलब प्रॉफिट मोहम्मद को दिखा। तो उस हिसाब से वो तबीन बन गए, इन द सेंस कि ही मेट समवन हु हैड मेट द प्रॉफिट। तो उनकी स्टेचर में वो हो गई, इजाफा हो गया, वृद्धि हो गई वकार में, उनके ऑनर में। तो ये है। तो दिस इज़ ये कहानी यहाँ की है। दूसरा कि यहीं इसी एरिया में एक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सब ने मिलकर इसी एरिया में आई थिंक सितंबर था कि 1928 में वो हिंदुस्तानी, एक पहले हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी आर्मी होती थी, फिर इसमें सोशलिस्ट वर्ड डला था और मैनिफेस्टो पहली बार उन लोगों का आया था, और यहीं पे फिरोज शाह कोटला में ही था जो हुआ था। और इस मस्जिद की एक और वो है कि यहाँ पे एक मुग़ल एम्परर की मौत भी हुई है। तो एक मुग़ल एम्परर थे शाह आलम। शाह आलम वॉज मुग़ल एम्परर। तो शाह आलम के फादर, आलमगीर II, तो शाह आलम के फादर उस टाइम मुग़ल एम्परर होते थे। तो उनका एक वो होता था इमादुल मुल्क के नाम से, उनका वज़ीर होता था। तो इमादुल मुल्क उनको हटाना चाहते थे। शाह आलम की पहले की बात बता रहा हूँ, फादर की। तो इमादुल मुल्क को हटाना चाहते थे। तो उनको बड़ा विश्वास था सूफियों में और सेंट्स में और सब में। तो उनको बताया गया कि भाई ये जो है यहाँ पे एक सूफ़ी आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा चलिए बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं बुलाया नहीं जाता, उनके पास जाया जाता है, आप नहीं बुला सकते उनको। तो आए, तो यहाँ पे आए, तो फिर उन्होंने कहा अंदर जाइए। अंदर जैसे ही घुसे तो उनको पकड़ के मार दिया गया। बाहर इमादुल मुल्क खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो अंदर उन्होंने झाँका, बोला कि अच्छा, तो जो बादशाह हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, सूफियों से बाहर बोला कि बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि तुम निकल जाओ, हम आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ उनको मार दिया और की लाश यहीं यमुना किनारे डाल दी। तो अगले दिन कोई हिंदू लेडी आई थी सुबह नहाने के लिए। तो वहाँ पे एक प्रथा भी उस टाइम चली थी कि लोग ना सुबह बाहर वेट करते थे झरोखा दर्शन के लिए, कि उसके दो, एक तो कि मतलब लोगों का था कि अरे हम राजा को या महाराजा को देख रहे हैं, और उसका ये था, सुल्तान का ये था कि कम से कम वो सही सलामत है ये दिखाने के लिए कि अफवाह न फैले कि सुल्तान मर गया। खैर, तो कोई औरत आई सुबह यहाँ पे नहाने वहाने के लिए, तो सडनली उन्होंने लाश देखी आलमगीर की, मुगल एम्परर की। तो फिर उन्होंने हो हल्ला मचाया। तो वो तब तक बैठी रही जब तक कि फौजी सिपाही विपाही न आए। और फिर उस टाइम से प्रथा चली थी कि वो शाह आलम जो थे, दैट इज़ द किंग्स सन जो था, वो फिर राखी बांधता था इस लेडी को जिसने बॉडी डिस्कवर करी थी। और ये प्रथा काफ़ी मतलब 100 साल तक चली। इसके वंशज को मुगल सल्तनत के जो उस टाइम सुल्तान थे, मुगल सल्तनत क्या है कि दिल्ली सल्तनत हो गया, दिल्ली हो गई, दिल्ली से पालम तक जो भी इनका राज था। तो जो भी मुगल बादशाह थे तो वो राखी जैसा बांधते थे, उसको सलोना बोलते थे। ऐसा नहीं कि राखी उस वक्त शुरू हुआ था, लेकिन ये कहानी है कि उस दिन से उन्होंने राखी बांधनी शुरू करी इस लेडी को, हिंदू लेडी। तो ये दूसरी कहानी है यहाँ की। बैठ लीजिए, अगर कहीं पे बैठना है तो वहाँ पे बैठ के, हाँ यहीं बैठ जाइए, मेरे पास बैठ, हाँ उधर बैठना चाहिए ना। इधर बैठेंगे दिखेगा नहीं आपको, वहाँ बैठेंगे दिख जाएगा। दिन के वर्शिप जो होती थी वो यही होता था कि मतलब पेटिशन जो आप जिनको देते थे, ये जगह यहाँ इसके खानों में भी वही होता था अंदर। अगर आप अंदर जाएं तो कालिक पुती हुई है दीवार पे, वो कई सालों की जो है दिए की लौ और राख से हुआ है। तो ये अशोकन पिलर है, ये अशोक, पर ये यहाँ की नहीं है। ये टोपरा करके एक जगह है, दो जगह, मेरठ और टोपरा 2 जगह से आई थी। एक लगी है वो बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल के बाहर की तरफ, और एक लगी है यहाँ पे टोपरा हरियाणा से आई थी। ये खिजराबाद नहीं, इट इज़ क्लोजर टू प्रॉब्ली यमुनानगर। तो खिजराबाद वहाँ पे उन्होंने जंगलों में देखा कि ये लगा हुआ है, तो इनको काफ़ी, फिरोज शाह तुगलक जो थे इनको हंटिंग का काफ़ी शौक था कहते हैं, और इधर उधर जाते थे। तो इनको ये दिखा, ये और वो, तो इन्होंने कहा कि यहाँ ला के लगाते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। एक मेरे ख्याल से हिसार में भी लगा हुआ है इनके फोर्ट में, लेकिन उसको तोड़ दिया गया था। और जो बाड़ा हिंदू राव में लगा है वो किसी गन पाउडर ब्लास्ट में वो भी फूट गया था, फिर उसको एक साथ जोड़ा गया है। ये जो है अपने कंडीशन में है। तो ये अशोकन पिलर है। नाउ ये इट इज़ 2 तरह के अशोकन पिलर, 2 रंग के होते थे। एक रेड सैंडस्टोन कहते हैं, उसका मतलब चुनार से आता था, उसका मतलब नहीं कि रेड है, इससे लाल होता है। ये बफ कलर्ड है विद ब्लैक स्पॉट्स, ये मथुरा से आता है। तो 2 जगह से आते थे। तो अब इसकी वेट करीब 27 टन है, 27 टन है इसकी वेट, और इसकी हाइट लगभग 42
42 फीट है, हाँ जी 42 फीट है, और मेरे ख्याल से 35 फीट अबाव दी वो होना चाहिए था इसका, और 27 टन की वेट है। और अक्रॉस आप कहीं भी ऑल दी, इसको पिलर इडिक्ट बोलते हैं, तो आप अक्रॉस इंडिया कहीं भी जाए, चाहे इलाहाबाद जाए, चाहे सारनाथ जाए, कहीं भी जाए, तो जहां जहां पिलर इडिक्ट है वहां लगभग स्टाइल सेम ही है, टेपरिंग पिलर जो है ऐसा, और सेम पॉलिश है, इसको मॉरियन पॉलिश बोलते हैं, ये घस 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 कर शाइन किया गया था, इसीलिए कई कई मतलब कई हजार साल तक, दैट इज ब्रिटिश टाइम्स में भी लोगों को लगता था कि ये मेटल है। तो जो पहले एक ब्रिटिशर आया था टॉमस कॉरियाट करके, उसको भी लगा था मेटल है, बाद में लोगों को लगा था कि मेटल है, कोई कहता मार्बल है, कोई कहता मेटल है, ठीक है। इसको मॉरियन पॉलिश कहते हैं, और इसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है एक, उसको कहते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, और जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं प्राकृत, ठीक है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस काफी सारी थी, कुछ ब्राह्मी में थी स्क्रिप्ट, कुछ और लैंग्वेज प्राकृत ही थी। गांधार वाले साइड में, अफगानिस्तान वाले साइड में लैंग्वेज प्राकृत ही था, लेकिन स्क्रिप्ट जो थी खरोष्टी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्राह्मी जो है लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, खरोष्टी राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। और फिर जो ग्रीक एरियाज थे उसमें ग्रीक में लिखा हुआ था, और जो एरामाइक, जहाँ पे सीरियन राजा का वो था, वहां पे भी इंस्क्रिप्शन मिले जो एरामाइक में लिखे गए। एरामाइक इज द लैंग्वेज जो जीसस क्राइस्ट यूज करते थे। तो डिफरेंस मैं बताता हूँ कि ग्रीक और एरामाइक लैंग्वेजेस हैं, और ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट है। तो जो ग्रीक वाला एरिया था उसमें ग्रीक में लिखा था लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, एरामाइक वाले एरिया में लैंग्वेज और स्क्रिप्ट एरामाइक था। जो गांधार वाला एरिया था उसमें प्राकृत लैंग्वेज थी और स्क्रिप्ट खरोष्टी थी, और जो इधर वाला एरिया है उसमें स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी, लैंग्वेज प्राकृत थी। सॉरी, लैंग्वेज प्राकृत, स्क्रिप्ट खरोष्टी, लैंग्वेज प्राकृत, स्क्रिप्ट ब्राह्मी। तो वो कहते हैं कि जहां पे डायरेक्ट रूल था उसमें सब में प्राकृत का यूज हुआ है। जैसे ग्रीक में उनका डायरेक्ट रूल नहीं था शायद, तो इसीलिए उन्होंने ग्रीक में डलवा दिया है स्क्रिप्ट, जैसा भी है, या वहां के लोग ज्यादा रहे होंगे तो है जैसा भी है। तो ये करीब 4-5 ये दिस इज फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC, और ये भारत का सबसे प्राचीन लिखित अवशेष है जिसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। इसके पहले आप कहेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट, तो वो पहले की, लेकिन इट्स नॉट बीन ट्रांसलेटेड। वेद कहेंगे तो वेद लिखा नहीं गया था, वेद बोला जाता था फ्रॉम जनरेशन। इसके काफी बात, दिस इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग रिटन एविडेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन। ये अब 4वीं-5वीं सदी के बाद AD, ये 3 BC का है, 4वीं-5वीं सदी AD का शायद ये स्क्रिप्ट ही लुप्त हो गया, लैंग्वेज नहीं लुप्त हुई, स्क्रिप्ट लुप्त हो गया, तो इसको ट्रांसलेशन नहीं मिली। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको जब लाए थे तो इसका ट्रांसलेशन करवाया गया, लेकिन कैसे लाए पहले कहानी वो। 27 टन की चीज है ये, ठीक है, और बड़ी सुंदर थी, पॉलिश बहुत सुंदर था, ऊपर श्योर कुछ रहा भी होगा, ऊपर टूटा हुआ है ना। तो इसको कैसे लाए, तो ये जब इसके चारों तरफ पहले, अब इधर देखिए बगल में कौन सा पेड़ है बता सकते हैं? हाँ, सेमल ना, सेमल। तो सेमल की रुई होती है, तो उन्होंने हल्का चमड़ा और पहले ना इसके चारों तरफ हल्का चमड़ा और सेमल के वो गद्दे जैसे, गद्दे नहीं मतलब लेयर दर लेयर डाला, फिर उसका उनको उखाड़ते गए इसको। तो जब वो गिरा तो वो मतलब सेमल के, समझ लो सेमल और चमड़े गद्दे पे गिरा, टूटा नहीं। फिर उसको धीरे 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 रोल कर करके एक कार्ट में डाला गया, कार्ट, उसमें 42 पहिए थे, हर पहिए को 200 लोग खींचते थे कहते हैं। तो 42 × 2 जितना भी होता है 840 पीपल, नहीं 200 लोग, 8400 शायद लोगों ने खींचा। उनको खींच के जो है नदी तक ले गए, करीब 90 किलोमीटर, 56 माइल्स या 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो नदी तक ले गए। फिर नदी, बहुत सारे नाव आपस में बांध दिए गए क्योंकि भारी बहुत है, फिर उनको उसमें लुढ़काया गया, फिर उसको वहां से दिल्ली लाया गया। फिर यहाँ से कैसे ये कैसे चढ़ाया, कोई बता सकता है? उन्नी, तुम तो सुन चुके हो लास्ट टाइम, कैसे चढ़ाया गया इसको ऊपर भाई? हाँ, एक तो जिन्नों को बुलाया गया था, रैंप से। 27 टन का है ये, रैंप से मतलब कौन सा? तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे जैसे ऊपर ये बिल्डिंग जैसे जैसे बनती गई, वैसे वैसे उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ाया जाता गया। तो रैंप, ये बिल्डिंग, इसको ऊपर चढ़ाना बिल्डिंग के बनने के साथ साथ हुआ, तो इतनी सी बन गई, फिर इसको चढ़ाया गया एक लेवल पे। जैसे आप समझ लो कि इसको इसके ऊपर चढ़ाया, तो पहले ये सीढ़ी बनी, फिर जमीन से इसको ऊपर चढ़ाया गया, फिर दूसरी सीढ़ी बनी, फिर उस पर चढ़ाया गया। तो ठीक उसी तरह ये लेवल दर लेवल ऊपर तक गया है। उसके बाद ये ऊपर चढ़ा है, फिर लेटे हालत में फिर चारों तरफ से रस्सियां बांध के खींच के इसको खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि 27 टन का इसको रैंप से ले जाना इम्पॉसिबल। एक तो मतलब दे सेड, आई टोल्ड यू ना कि 42 पहिए वाले गाड़ी में इसको ट्रांसपोर्ट किया, जिसमें मतलब 200 लोग हर पहिए को खींच रहे थे रस्सी बांध के। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिर रैंप से ये चला जाएगा ऊपर। तो ये लेवल दर लेवल बना है इसको, और उसको ऊपर तक ले जाया गया और फिर उसको खड़ा कर दिया गया। अब उसको फिर ट्रांसलेशन हुआ, तो लोगों ने कहा क्या है, पूछा लोगों ने। तो ये दंत कथा थी, क्या ये मतलब लेजेंड था कि भीम जो थे,
भीम गाय चराते थे जब अज्ञातवास में थे या जब भी कहीं भी थे, भीम गाय चराते थे। उसे गाय, और भीम काफी विशाल थे और गाय भी उस टाइम में काफी बड़े साइज के होते थे, गाय भैंस जो भी है। तो ये उनको कंट्रोल, ये भीम की लाट थी जिससे वो कंट्रोल करते। दो थे तो तो दो थे तो वही दो हैं, तो भीम की थी तो वो ये यूज होता था। तो ठीक है, तो काफी लोगों ने यही लिखा था। फिर ट्रांसलेट कर, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, बोलो बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो काफी लोग आए, संस्कृत के विद्वान आए, उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि ये कई सालों तक ये ऐसे ही रहेगा, फिर एक शासक आएंगे फिरोज शाह के नाम से, जो इन्हें उठवा के यहाँ लाएंगे और वगैरह वगैरह। तो ये वो भी खुश हो गए। तो फिर लेकिन क्या हुआ कि 1800 में कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे। 1800 दैट इज 19th सेंचुरी की शुरुआत में एक बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी थी, उसके मैगजीन में निकलते थे खोज भी, माना दी। और यहाँ की अर्ली जो ड्राइंग थी उसी में मिलेंगी आपको। तो आप मैंने एक दी भी होगी उसमें ड्राइंग। तो उसका काम था कि पीरियडाइज करना हिस्ट्री को, कि इंडिया, क्योंकि वो लोग काफी फैसिनेटेड थे इंडियन हिस्ट्री से, उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। तो वो इंडियन हिस्ट्री बिल्ड करने लगे कि कैसे, किस पीरियड में क्या हुआ, किस पीरियड में क्या हुआ, किस पीरियड में क्या हुआ। और उस वक्त काफी बुद्धिस्ट बौद्ध अवशेष मिलने लगे थे, क्योंकि सच बता तो बौद्ध अवशेष काफी थे, देयर ऑल डिस्ट्रॉयड। क्योंकि अगर मतलब आज की डेट में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ साल पहले तक आप ये कह सकते थे कि बहुत सारे मंदिर जो हैं आज की डेट में, वो असल में बौद्ध मंदिर थे हिंदू मंदिर बनने से पहले, स्पेशली इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो बुद्धिज्म वाज क्वाइट वाइड स्प्रेड। तो बौद्ध अवशेष मिलने लगे और फिर कुछ इस तरह की चीजें मिली, फिर सिक्के मिले। तो देयर वाज दिस थिंग ऑफ राइटिंग क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री जब वेस्ट में पढ़ाई जाती है वो क्रोनोलॉजिकल पढ़ाई जाती है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे यहाँ पे कल्प आए, महाकल्प आए, फिर 84,000 साल के बाद। तो दे स्टार्टेड टैबुलेटिंग इट। तो वो मतलब कि हिस्ट्री कैसे लिखी। तो ये चीज, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ फिट बैठता है, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो पा रही थी। फिर क्या हुआ, मेरे ख्याल से लार्सन नाम है उनका, एक नॉर्वेजियन या स्वीडिश आदमी थे। उन्होंने सिक्के जो थे, देखिए यू कैन नॉट डिसाइफर अ स्क्रिप्ट ऐसे। आज आप एक दिन आपको एकदम से कोई ज्ञान नहीं आ जाएगा। रोजेटा स्टोन जो बोलते हैं, जो इजिप्ट में फेमस, उसमें बाइलिंगुअल होता है। वो एक लैंग्वेज लुप्त हो गई होती है, एक लैंग्वेज आप जानते हो। तो जो जानने वाली लैंग्वेज से आप लुप्त लैंग्वेज खोज निकालते हो। शुरुआत में बैक्ट्रियन ग्रीक के सिक्के होते थे, इंडो ग्रीक सिक्के, उसमें शायद ग्रीक में और ब्राह्मी में लिखा होता। तो देन दे स्टार्टेड फाइंडिंग इट। तो मेरे ख्याल लार्सन था 1830 में, लेकिन ये काम बड़े पैमाने पे शुरू किया और खत्म किया एक प्रिंसेप नाम के एक आदमी ने। प्रिंसेप के आपको ड्राइंग्स बनारस के बहुत मिलते हैं, वो मिंट में ऐसे मिंट में काम करते थे पहले बनारस में, फिर कलकत्ता चले गए थे। तो उन्होंने फिर सिक्के, मतलब सिक्के से यूज करके, कि मतलब बाइलिंगुअल कॉइन्स और अवशेष यूज करके, और फिर मेरे ख्याल से हिंदू राव ने ना, ये जो पिलर के, हिंदू राव एक आदमी होता था जिसके नाम पे बाड़ा हिंदू राव है, उसने उस पिलर के सेक्शन या उस पिलर के सेक्शंस कलकत्ता भेजे। तो उन्होंने मिलाए कॉइन से, काफी उनके पास काफी, तो और ट्रांसलेट कर दिया पूरा। और उनको पता चला कि ये किसी राजा है जिसका नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी है, मतलब देवों का प्रियदर्शी, तो उसके नाम पे है। तो प्रिंसेप, ये 1837 की बात है। तो प्रिंसेप ने कहा कि अरे हाँ, इस नाम का तो एक राजा श्रीलंका में था, तो देवानाम प्रिय तिस्सा नाम से, TIS तिस्सा इंग्लिश में, तो तिस्सा का है। लेकिन एक चीज खटकी नहीं, आप दिमाग में रहेगी काफी लोगों के, कि है तो सिलोन का राजा, और इंडिया भर में ऐसा क्यों है। फिर उसी टाइम प्रिंसेप जल्दी मर जाते हैं, 1838 में शायद मर भी जाते हैं। लेकिन मरने से पहले बेस्ड ऑन लिटरेरी एविडेंस समन रोट टू हिम, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, कि भाई इनका नाम ये एक राजा है इंडिया में जिनका नाम अशोक है, ये वो हो सकते हैं। एंड देन इट वाज एस्टैब्लिश्ड कि देवानाम प्रियदर्शी अशोक है जो है। एंड इंस्क्रिप्शन में काफी चीजें लिखी हैं, कि मतलब मैंने अपने लोगों को यहाँ वहां भेजा, उनको बोला कि इनका ख्याल करें। फिर चतुर्मास का महीना, सावन से कहते हैं, चतुर्मास के महीने में ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। फिर जैनों के बारे में निर्ग्रंथ, जैनों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, श्रमणों के बारे में, इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। कुछ दिस इज क्वाइट ऑफ कोर्स। इसके नीचे वो विग्रहराज विशलदेव चौहान जो दिल्ली के रूलर थे, उनका भी इंस्क्रिप्शन है, जो कि पढ़ा गया था नगरी, वो पता नहीं कौन स्क्रिप्ट था। लेकिन ये जो है, ये अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, वो पूरा ट्रांसलेट हुआ। इसको 7 हैं, इसमें 7 एडिक्ट्स हैं। एडिक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसमें कहता है कि मैंने लोगों को बाहर भेजा, फिर कहता है कि इस दिन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो ये मिला था। एंड देन उसके बाद कोलार करके एक जगह है साउथ में, उसके बाद एक जगह मस्की में 1915 में एक इंस्क्रिप्शन निकला। उसमें से डेफिनेटली क्लियर हो गया कि उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी अशोक लिखा हुआ था। और फिर दतिया के पास गुजरा में एक इंस्क्रिप्शन है जहां पे नाम लिखा हुआ था प्रॉपरली, देवानाम प्रियदर्शी अशोक राजा। तो उससे एस्टैब्लिश हो गया कि ये अशोक का ही है।
एंड देन सडनली हम लोगों ने रियलाइज किया कि एक ऐसा राजा था जिसने ही हैड अ वंडरफुल पॉलिसी जो उन्होंने चारों तरफ फैलाने की कोशिश की। और फिर देन वो उन्होंने खोजबीन करी कि क्यों इस राजा का मेंशन नहीं है, तो ये था कि बहुत हद तक बौद्धों ने, मतलब राइटफुली सो, बौद्ध इंस्क्रिप्शन में, बौद्ध टेक्स्ट में इनका नाम आता है कि है, तो इसी की वजह से जो संस्कृत टेक्स्ट है ब्राह्मण वाले, उनमें इनको हटा दिया गया या उनका मजाक उड़ाते थे कि कैसे, और फिर लुप्त ही हो गए थे। तो जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो बहुत 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 कम जो अच्छी चीज करी अंग्रेजों ने, उसमें से एक है डिस्कवरी ऑफ अशोका। अशोक की डिस्कवरी इज क्रेडिटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड राइटली सो टू द इंग्लिश। हमने कुछ नहीं किया था इसमें, मतलब हालांकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब में क्रेडिट इंग्लिश को दिया गया, लेकिन जो काम एक्सकवेशन में काफी हद तक इंडियन ने किया था, राखालबाद बैनर्जी हुए, लेकिन क्रेडिट गया है इंग्लिशमैन को। लेकिन इसमें जेन्युइनली ट्रूली क्रेडिट, मतलब क्रेडिट इंग्लिश को ही गया है। 19th सेंचुरी में काम शुरू हुआ था, और इसमें ऐसा नहीं था कि मतलब ये ऐसा नहीं था कि किसी ने छुपा के रखा था, तो सबके सामने था और किसी ने ट्रांसलेट नहीं किया था। और इसकी शुरुआत जो है इंडिया की क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री बिल्डअप करने से हुई है, मतलब डेट वाइज इंडिया की हिस्ट्री, पीरियड वाइज, डेट वाइज इंडिया की हिस्ट्री जो बननी चाहिए, उसके इसमें मिला कि मतलब बुद्धिस्ट फिर रिवाइवल होती बुद्धिज्म की, कि इंडिया में इतनी बड़ी रिलीजन हुआ करती थी एक जमाने में, इंडिया से एकदम गायब हो गई है ना। तो उसमें अशोक का मिलता है। ये दो जगह से ये पिलर्स होते थे। एक चुनार का होता है जो इससे, इट इज कॉल्ड चुनार सैंडस्टोन, जो रेडिश बोलते हैं, इससे रेड है, लाल नहीं है, मतलब इट इज बफ, इट्स राइट, और इसको बफ कलर्ड विद ब्लैक स्पेक्स बोलते हैं, मथुरा। द पॉलिश इज एग्जैक्टली द सेम ऑल ओवर, प्रोपोर्शन सेम है, टेपरिंग पिलर। तो कहते थे कि जहां बनता था वहीं से पिलर लाते थे। द अदर थिंग इट इज मोर एक्सेप्टेबल इज दैट वहां से काट के पूरे वो लाते थे, यहाँ पे लाके एक ही आर्टिजन, एक ही फैमिली या एक ही पीपल ट्रेन टुगेदर, वो वहां पे करते थे, इसीलिए एक जैसा यूनिफॉर्म है। वहीं नहीं बनता था, लाया जहां लगाना था वहां जाता था, बड़े बड़े इसमें ब्लॉक्स में। अब फिरोज शाह तुगलक, मैंने कहा कैसे ले आए थे, तो आप समझिए कि फिरोज शाह तुगलक के 1000 साल पहले की बात बता रहा हूं। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे लगभग ही गॉट इन द 14th सेंचुरी एडी, जिसको आजकल क्या बोलते हैं उसको, पहले तो बीसीई बोलते हैं, बिफोर क्रिश्चियन एरा बोलते हैं बीसी को आजकल। एनो डोमिनी तो पुराना नाम है, सीई, तो बीसीई बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो वो इट इज अबाउट अशोका केम टू थ्रोन इन 268 बीसीई। फिरोज शाह तुगलक की मैं बात बता रहा हूँ 1354 के बाद की। तो आप समझिए कि कितना रहा होगा, पत्थर वहां से यहाँ ले आए हैं, तो उसके बाद यहाँ लाके पॉलिश किया, उसके बाद इंस्क्राइब किया, फिर उसको खड़ा किया, तो यही है। इसके ऊपर शायद कुछ कैपिटल रहा होगा, कुछ कहते हैं कि बॉल जैसा था, कोई ग्लोब जैसा था, वो सब चला गया है अब। तो ये है यहाँ का, दिस इज यही है। आज की डेट में मतलब है नहीं, तो आर्टिस्ट ने पॉलिश किया होगा। तो किसी ने पूछा था कि लास्ट टाइम कि ये एकदम से कैसा है, तो मैंने कहा एकदम से नहीं आया था ऐसा, तो इसके पहले ना वुड के पिलर्स रहे होंगे जो पॉलिश होते होंगे अच्छी तरह से, तो लेकिन वो हमारे पास है नहीं उसकी आवश्यकता, वुड तो वैसे ही खत्म हो गया है। जो हमारे पास स्टोन बचे हैं वो इसके ये हैं, तो इसको घस घस के पॉलिश किया जाता था। ये आर्ट गायब हो गया है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि इसको पर्शियन पॉलिश भी कहते हैं, पर्शियन इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, अक्यूमिनेट इन्फ्लुएंस की, क्योंकि पर्शिया में भी आप जाएंगे तो इस तरह के पिलर्स मिलेंगे। मेरे ख्याल से डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि पर्शियन पिलर स्ट्रेट है, ये पिलर्स टेपरिंग है। सो ये डिफरेंस है। और ये इट इज़ वेरी पॉसिबल कि बाहर की इन्फ्लुएंस ना हो, हम लोग सीधा लकड़ी से हम लोग जो है वो पत्थर पे आ गए हों, है ना। जैसे मकान पहले लकड़ी के बनते, उसके बाद पत्थर के बनने लगे थे, उसी तरह से लकड़ी पहले वुडन पिलर्स होते थे, उसके बाद वी ट्रांजिशन टू स्टोन। तो यही है। हाँ अब अगर ये पता तो आज की डेट में तो, लेकिन वही है कि आई एम श्योर दे यूज्ड व्हाट, जो आजकल हम लोग जैसे कोई भी घिसाई कहीं भी करते हैं, पानी फोर्स से मारते हैं और पत्थर से घिसते हैं, ट्यूब से घिसते हैं कोई भी। हाँ, तो लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि पानी वाटर की फोर्स से करते रहते हैं लोग आजकल। मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ, लेकिन उसमें हाँ यहाँ से सीढ़ी है ये जाने की ना, जो दिल्ली में आती थी तो ऐसी नहीं थी कि आप उसको किसी काम के लिए यूज करते, तो पानी इसका मेरे ख्याल इतना अच्छा नहीं होता। दूसरा कि आज यहाँ पे है, कल कहीं और थी, तो जमुना यूज्ड टू शिफ्ट इट्स बैंक्स अ लॉट। सो दिस वाज नॉट अ
प्लेस जहाँ से आप नहर निकाल सकते थे, इसीलिए अपर रीचेस से नहर निकली शुरू हुई। तो दोस्तों, फिरोज शाह कोटला का किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के इतिहास का एक जीता जागता प्रमाण है। इसकी दीवारें हमें सुल्तान फिरोज शाह की कहानी सुनाती है, अशोक स्तंभ हमें सम्राट अशोक के विचारों से जोड़ता है, और जिन्नों की कहानियां आज भी लोगों के लिए आस्था और रोमांच का विषय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जगह से। टिल देन आपका दिन शुभ हो। प्रणाम। जय हिंद।